अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। इलेक्शन की एक्टिविटीज़ इस वक्त रूज पर हैं और अगर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो एक्टिविज़म हैं उनकी बात की जाए तो राजनपुर में आज नून लीग की तरफ से पावर शो किया गया। इसके अलावा बिलावल साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, स्टूडेंट से वो इंटरेक्ट कर रहे थे। साथ साथ अगर मंशूर के हवाले से हम बात करें तो एक तवील डिबेट इस बारे में रही है कि क्यों सियासी पार्टियाँ प्रायोरिटी पर नहीं इसको रखती या तरजीह नहीं देती कि मंशूर पहले इलेक्शन से एक फेयर मार्जिन जो है वो मिले और उसको एक्सप्लेन करें आवाम को कि अगर आपने हमें वोट देना है तो किस बुना पर और किस बुनियाद पर और कौन कौन से मंसूबे ऐसे हैं जो हम शुरू करेंगे, पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम्स क्या होंगे या फिर किस तरह से जो पाकिस्तान में रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बिलाखिर ओवर द वीकेंड सियासी पार्टियों की तरफ से कुछ मंशूर भी सामने आए, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट जो था वो मुस्लिम लीग नवाज़ का रहा। उसकी वजह यह है कि काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव मैनिफेस्टो उनकी तरफ से लाहौर मॉडल टाउन में लॉन्च किया गया। इरफान सदीकी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको एक्सप्लेन किया और इसके अंदर ख़ासे तवील तरक्याती प्रोग्राम्स के हवाले से भी डिटेल्स हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से बात की गई है, सोलर और ग्रीन एनर्जी को सिस्टम में इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है, जो शरह है महंगाई की, उसको सिंगल डिजिट में लाने की बात है, सर्कुलर डेट को ख़त्म करने की बात है। साथ साथ अगर बात की जाए ग्रोथ की तो 6% टारगेट हम अचीव करेंगे, ये भी मुस्लिम लीग नवाज़ क्लेम करती है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जो टेररिज्म है इस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी और नून लीग की हुकूमत अगर आती है, अगर आवाम उनको मैंडेट देती है तो उसके बाद किसी भी जो दहशतगर्द तंजीम है उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखा जाएगा। और दिफाई बजट के हवाले से भी एक तवील प्रोग्राम है। लेकिन सवाल यही उठता है कि पार्टी अव्वल तो मंशूर अगर इतना एक्सप्लेन नहीं करती, अगर कर भी देती है तो उसके बाद क्या वो इतना सीरियस है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, या क्या फिर ये सारा रिफॉर्म एजेंडा जो कि मंशूर के अंदर शामिल करके पब्लिश किया जाता है, इसको ताकत में आने के बाद इसको कोई याद भी रखता है, कोई सवाल भी करता है 5 साल के बाद कि आया आपने मंशूर के कितने हिस्से पे अमल किया, और अगर नहीं किया तो फिर आप वोट मांगने क्यों आए हैं। इस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अज़मा साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव मैनिफेस्टो है, मानना पड़ेगा नून लीग का। जमात इस्लामी का इसके अलावा मंशूर हमने देखा जिसमें एजुकेशन के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से खासे तवील डिटेल्स के साथ चीज़ें दर्ज की हुई हैं। उसके बाद शायद नून लीग का हो। तो सबसे पहले ये बताइए कि इसकी प्रैक्टिकलिटी का जो जवाब मांगते हैं लोग आपसे वो यही है कि चलें, काफ़ी आइडियलिस्टिक है। इसमें यह भी कहा हुआ है कि 10% महंगाई कम कर दी जाएगी, 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा तरसीलात ज़र का हदफ $40 अरब रख दिया आपने। तो ऑन पेपर तो इट लुक्स वेरी गुड, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो आपने इंट्रो में भी कहा कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो कभी भी ज़बानी दावों के ऊपर और जो है वो बड़ी बड़ी बातों पे नहीं होता। मैं बाकी पार्टीज की तो नहीं कह सकती, लेकिन अपनी पार्टी का बिल्कुल कह सकती हूँ कि हमने जिस भी मैनिफेस्टो के अंदर जो भी वादा किया हमने उसको पूरा किया है वो। और ये जो मैनिफेस्टो है ये हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इसलिए ये जो आपका सवाल कि कोई पूछता नहीं है या आपको कोई जो है वो नहीं कर सकता कि आपने कितना इंप्लीमेंटेशन किया, बिल्कुल करता है। आप देखें, आप भी कर रहे हैं, मीडिया करता है, इंटेलिजेंशिया करता है, पब्लिक भी करती है। जो मैनिफेस्टो एक डिटेल डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं होता। मैनिफेस्टो जो है वो आपकी वो रोड मैप होता है कि आप उस रोड मैप के ऊपर जो है वो क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। अब उसके अंदर पॉलिसीज क्या होंगी, वो किस तरह से जब हुकूमत आपके पास आती है आप क्या पॉलिसीज उस मैनिफेस्टो के मुताबिक बनाते हैं। आपको जो इंटरनेशनल आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, आपके मुख्तलिफ कॉन्ट्रेक्चुअल जो आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं उसको सामने रख के पॉलिसीज बनती है। तो हमने जो भी पहले भी मंशूर दिए थे उस पे जो कहा उस पे अमल किया, और अब भी हमने बहुत ही रियलिस्टिक जो है वो मंशूर बनाया है। और कायद मियां नवाज शरीफ साहब की बहुत कैटेगोरिक इंस्ट्रक्शन थी इस हवाले से कि कोई भी ऐसा वादा नहीं किया जाएगा जो पूरा ना किया जा सकता हो या जो अनरियलिस्टिक हो। तहरीक इंसाफ रिपीटेडली ये इल्ज़ाम लगाती रही है वैसे कि आप पीडीएम की हुकूमत में आए इसलिए थे कि केस माफ़ करवाने हैं। अब आपके मैनिफेस्टो में लिखा है कि नैब तो बिल्कुल ही असर नौ ख़त्म कर दी जाएगी, तो फिर लोग कहेंगे कि ये नून लीग तो चाहती ही नहीं है कि एहतसाब हो पाकिस्तान में। वो और बात है कि उससे विच हंटिंग भी काफ़ी होती रही है, लेकिन रिफॉर्म बेहतर नहीं है उसको ख़त्म करने से? नहीं, देखिए, नैब जो है ना वो एक ऐसा इदारा अनफॉर्चुनेटली डेवलप हो चुका है कि, और इसके ऊपर सिर्फ सियासी जो है वो लोग नहीं, आप अदालतों के फैसले निकाल के देखिए
कि जिसके अंदर अदालतें भी ये कहने पे मजबूर हुई कि ये एक ऐसा इदारा है जो बिच हंटिंग करता है, ये ऐसा इदारा है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये एक ऐसा इदारा है कि जिससे, और फिर इसकी कारकर्दगी देखिए आज तक क्या है। नैब ने जो है, क्या मुल्क से इतने सालों से नैब मौजूद है, क्या मुल्क से करप्शन खत्म हो गई? क्या नैब ने जिस उसके लिए इसको बनाया जाता है, क्या वो पर्पस सब होता है? जिसका जवाब है नहीं। सो इसलिए इसके ऊपर मुख्तलिफ और इदारों को स्ट्रेंथन करके एक अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है वो डेवलप किया जा सकता है, और इसीलिए इसको ओपन छोड़ा गया है कि पार्लियामेंट जो है जब नई वजूद में आएगी तो उसके ऊपर वो डेलिब्रेशन कर सकती है, वो उसके ऊपर बात करके देख सकती है कि ऐसा क्या मैकेनिज्म हो कि जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी भी रखी जा सके, जिसके ऊपर कोई पॉइंट भी ना, उंगली भी ना पॉइंट कर सके, और अकाउंटेबिलिटी भी हो सके। और सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी तो हर जगह होती है। आप भी हमारी शाम 7 बजे से 11-12 बजे तक आप सब लोग भी हमारी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, पब्लिक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हमारी अकाउंटेबिलिटी करती है। तो सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी होती है, और हर इदारे की अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म है। जो अदलिया है उसका एक अपना मैकेनिज्म है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, उसका एक अपना मैकेनिज्म है, सो ब्यूरोक्रेसी का एक अपना मैकेनिज्म है। सो इसी तरह का मैकेनिज्म जो है वो पार्लियामेंट को भी डिवाइस करना चाहिए सियासतदानों की जो है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए। लेकिन तो वो हमने कोई एक सिर्फ लाइन ऐड कर दूं, हम पे जो इल्जाम लगाते रहे, हम पे जो इल्जाम लगाते रहे वो उसको कहीं साबित नहीं कर सके, और हमारे सारे केसेस जो है वो कोर्ट्स के अंदर खत्म हुए हैं, हमें किसी नैब ने अकोमोडेट नहीं किया। लेकिन अलमिया ये है ना कि जैसे ही एक हुकूमत आती है तो उसके बाद नैब से इसको गिला नहीं होता। उसकी वजह यह है कि फिर नैब का रुख जो है वो उनकी अपोजिशन की तरफ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा जिस तरह 90 की दहाई से अब तक हम देखते आ रहे हैं कि जिसकी हुकूमत बनी उसने 62-63 को भी रिफॉर्म नहीं किया, नैब को भी नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि 62-63 को भी रिफॉर्म करना है। वैसे तनकीद इस पर भी हो रही है कि ये असल हालत में बहाल करना क्या चीज़ है? असल हालत में बहाल करना ये चीज है कि इसको जो है वो जो एक साकिब निसार की जो इंटरप्रिटेशन थी कि कोई बात नहीं, फेक एनओसी पे अगर बनी गाला बना भी हो तो ये सादिक और अमीन है, इसके ऊपर बहुत सारे उस इमरान खान की जिंदगी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है, लेकिन फिर भी वो सादिक और अमीन है, और ये सादिक और अमीन एक पॉलिटिकल कार्ड बनाया गया था। सो उसको खत्म होना चाहिए। और दूसरी जहां तक ये बात है कि देखिए, अगर हमने किसी से हमें किसी सियासी मुखालिफ को सुना भी करना हो, उसको खत्म करना हो, तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है कि हम नैब को चलने दें। लेकिन सियासी इंतकाम हमारा मतमा नजर नहीं है। हम किसी के साथ भी छटिंग नहीं करना चाहते, इसीलिए अपने सियासी मुखालफिन को हम नैब के जरिए जो है वो ट्राई नहीं करना चाहते। और इससे ज्यादा कोई हमारी ऑनेस्टी और जो हमारी एक गुड विल जेस्चर है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, पाकिस्तान की जमहूरियत की तरफ, उसको बड़ी आसानी से जो है वो गेज किया जा सकता है। साहिबा, लेकिन काफ़ी प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो शायद हो चुका है, इसीलिए तनकीद भी हो रही है। अब अंसार अब्बासी साहब ने आज एक कॉलम लिखा है और वो ये कह रहे हैं कि नून लीग दरअसल जो मजहबी शिकें हैं आइन के अंदर उसकी मुखालिफ बन चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे हैरत ही होती है, हमारे पता प्रॉब्लम है मुजम्मिल के हमारे मुल्क में जो है ना, हर बंदा ये साबित करने के लिए तुला हुआ है कि मैं मुसलमान हूं, बाकी सब गलत मुसलमान है, सिर्फ मैं पक्का और सच्चा मुसलमान हूं। और अल्लाह पाक ने जो है वो ये किसी इंसान को ये इख्तियार दिया ही नहीं है कि कोई कितना बड़ा मुसलमान है, कोई कितना बड़ा आशिक रसूल है, ये कोई दूसरा इंसान जो है वो इसका कोई रोड बना के दे या वो इसको कोई सर्टिफाई कर सके। ये अंसार अब्बासी साहब की एक, आपको पता है कि उनका एक टिल्ट है इस तरफ से, वो मजहब और सियासत को समटाइम्स जो है वो बहुत मिक्स करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जो है वो मजहबी जो तमाम रुझानात के साथ एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, और हम कभी मजहब को, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कोई मजहब को नजरअंदाज कर सकती है? ये मतलब अनफॉर्चुनेट है इस किस्म के कॉलम्स लिखना, इस किस्म की क्रिटिसिज्म करना, और बगैर किसी वजह के। अब 62-63 जो है मुझे समझ में नहीं आता। 62-63 सिर्फ वही एक मजहब से रिलेटेड चीज है, और बाकी कोई चीज जो है मजहब से रिलेटेड नहीं होती। सिर्फ 62-63 जो एक डिक्टेटर ने जो है वो रखी थी, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन अदालतों से कराई गई, उसको जो है वो एज इट इज आप अपने चहेतों को देने के लिए रखें तो फिर आप मुसलमान है, वरना मुसलमान नहीं है। ये हमने ये मजहब कार्ड बहुत भुगता है। अगर आपको याद होगा, हमारे खिलाफ तो एक मजहब कार्ड के हवाले से एक कैंपेन भी, बड़ी लीथल कैंपेन चली थी। हमने इसको, हमारी लीडरशिप ने इसको बहुत भुगता है। खुदा का वास्ता इस मुल्क में मजहब के नाम पे आग लगाने की कोशिश ना करें। चलें, मंशूर के हवाले से एक आखिरी जो चीज़ है वो पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से है, जो इसमें भी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के हवाले से आपने भी मेंशन की हुई है। बड़ा चैलेंज है, हर साल वीट शॉर्टेजेस भी होती हैं, उसमें भी बहस सिर्फ ये होती है कि असल में वीट जो है वो इम्पोर्ट हो गई है। ये बात नहीं होती कि कंज्यूमर भी बढ़ गया है।
तो इस पर क्या प्लान है कि 5 साल के अंदर कुछ ऐसी रिफॉर्म की जाए कि जो हमारा पेस है वो कम से कम उतना तो हो जितना बांग्लादेश या इंडिया ने अचीव कर लिया है? एग्जैक्टली और हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो बातें करने की हैं हमारे मुल्क में उस पर बातें कम होती हैं। हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी बहुत करते हैं। कभी मुझे बताइए कितने टॉक शोज हुए होंगे पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर? हमने कितना लोगों को अवेयर करने की कोशिश की होगी कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो है, कंट्रोल तो खैर नहीं कहना चाहिए, चले इसके ऊपर कंट्रोल पे हमारे मुल्क में आपको पता है जिस बात को कंट्रोल करने की बात करें उसके ऊपर मोर्चे निकल आते हैं। लेकिन जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है। अभी जिस मुल्क के अंदर पोलियो के कतरे लाने के ऊपर जो है वो लोगों को कत्ल कर दिया जाता हो, वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी ने उसको एक जो है वो एक प्रॉब्लम, एक सब्जेक्ट समझा है और उसके ऊपर पॉपुलेशन कंट्रोल की ये भी जो है वो ज़हन में रखना चाहिए आपको कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे जितना भी काम हुआ वो अवेयरनेस के हवाले से हो, वो उलमा कराम को ऑन बोर्ड लेने के हवाले से हो, पाकिस्तान की पॉपुलेशन को स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से हो, वो पीएमएलएन के दौर में ही हुआ। और अब भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत आने के बाद इस पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से वॉर फुटिंग्स पे काम होगा और आम आदमी को बताया जाएगा कि अगर जो पॉपुलेशन है और पूरी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में ये तमाम चीजें इस्तेमाल होती हैं। लोग पोलियो के कतरे तमाम इस्लामी मुल्कों में पिलाते हैं। तमाम इस्लामी मुल्कों में जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल की जो है वो काम होते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो वतीरा ही अलग है। अच्छा, ये क्योंकि आपने कहा कि हेल्दी डिबेट नहीं होती, अब बिलावल भुट्टो साहब नवाज शरीफ साहब को हेल्दी डिबेट की दावत दे रहे हैं, आप कबूल नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, एक तो बिलावल भुट्टो साहब अभी इतने बड़े नहीं हुए कि वो जो है वो 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो उनका कद बढ़ाने के लिए उनके साथ बैठा दिया जाए। तलाल चौधरी साहब आजकल फारिग हैं, वैसे उनको टिकट नहीं मिला, उनको हम इंशाल्लाह ताला सेनेट पे लेके जाएंगे। लेकिन तो जब फॉरेन मिनिस्टर उनको बनाया था तो तब तो तारीफ हो रही थी उनकी मैच्योरिटी की। नहीं तो हाँ, नहीं, मैच्योरिटी उनके अंदर है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि उनकी बातों से आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं गाली गलौज की तरफ नहीं जाना, नई सियासत, नई सोच, और नई सोच ये है कि आप बुजुर्गों को भी जो है वो ताने मार रहे हैं, आप बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करते हैं, आप लोगों के नाम बिगाड़ते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो मेहरबानी करें जगह और टाइम बताएं, तलाल साहब को भेजेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, चलें, आखिरी सवाल। कल बेशक कराची के अंदर जिस तरह से पीटीआई कारकुनान ने पुलिस पर हमला किया काबिल मजम्मत है, लेकिन उसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में जो उनकी रैलीज थी उस पर क्रैकडाउन होना, एज अ पोलिटिकल वर्कर आपको नहीं लगता कि इससे और स्पेस उनकी अगर कम होती है तो तनकीद आप पर आएगी सारी? नहीं, हम पे तनकीद कैसे आ सकती है? देखिए, अगर पीटीआई जब निकलती है वो निकलते ही जो है मार कुटाई, फसाद, जलाओ घिराओ ये शुरू करेगी तो फिर क्या होगा मुझे बताइए। ये सवाल आपको पीटीआई से पूछना चाहिए और ये बात सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि पीटीआई के अंदर इतना तशद्दुद का एलिमेंट क्यों है। वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी बगैर फसाद के, बगैर तशद्दुद के क्यों नहीं कर सकते? और उनको पुलिस के साथ उलझना है, उनको पुलिस को जो है पथराव करना है, उनको जो है ये वायलेंस क्रिएट करनी है। वायलेंस की इजाजत तो किसी भी मुल्क के अंदर मुजम्मिल साहब नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए। सियासत के अंदर तशद्दुद जहां आएगा, जहां वायलेंस आएगी, वहां पे बहुत और ये पीटीआई जो जिस उस पे काम कर रही है, ये आप भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे कि नया 9 मई प्लान हो रहा है। 1971 की बात याद है ना आपके प्रोग्राम में, मैंने कई दफा कही कि ये बार बार 1971 क्यों याद करते हैं, इनको ऐसा क्या है इनके माइंडसेट के अंदर। और अब तो पता चल रहा है कि कुछ लॉबिस्ट फर्म्स वगैरह जो है उनको ये टारगेट दे दिया गया है कि जो है वो बाहर बैठकर पाकिस्तान के इलेक्शन को भी डिस्क्रेडिट करना है और इदारों के खिलाफ भी जो है एक मुहिम चलानी है। तो इनका काम इलेक्शन लड़ना नहीं है, ये मुल्क में फसाद और अफरा तफरी चाहते हैं और जो मुल्क में फसाद और अफरा तफरी चाहता है उसकी पॉलिटिकल स्पेस नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। यही था कि एक तो पीटीआई के हवाले से अगर तशद्दुद की पॉलिटिक्स की जाएगी तो उस पर रिएक्शन आएगा, लेकिन दूसरी जानिब जहाँ पर पुरअमन रैली निकलती है या पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है वहाँ पर भी हमने देखा है कि कुछ ना कुछ कदगन तो है उनके लिए। इसके साथ साथ मंशूर की हमने बात की मुस्लिम लीग नवाज़ के, तो उस पर भी पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से, 62-63 को रिफॉर्म करने के हवाले से, इसके अलावा अदालती इस्लाहात के हवाले से काफ़ी बुलंदोबांग दावे हैं नून लीग के। और अब देखना यह है कि क्या वक्त साबित करता है इसको कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है या सिर्फ ऑन पेपर ही ये रिफॉर्म एजेंडा रहता है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है उसमें कौन से अहम नकात हैं और उस पर पीटीआई की अप्रोच क्या है इम्प्लीमेंटेशन की, इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। इतवार को तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने कारकुनान को निकलने की कॉल दी गई थी। मुख्तलिफ शहरों में हमने ये देखा कि पुलिस से झड़प भी होती रही, लेकिन कराची में अफसोसनाक वाक़या भी जब सामने आया कि एक SHO पर हमला किया गया, उसके अलावा हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उनको। तो इस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि रिपीटेडली ऐसे वाक़यात क्यों तहरीक इंसाफ की तरफ से रिपीट होते हैं। साथ साथ मैनिफेस्टो भी उनका सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, और साथ साथ 4 साल का टर्म होना चाहिए। तो इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ सेनेटर हुमायूं मोमन साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हुमायूं साहब, ये बताइएगा, सबसे पहले तो जो इतवार को रैली हुई कराची में, तोड़-फोड़ की गई उसके ऊपर और पुलिस पर पथराव हुआ, तो दोबारा से ये बयानिया बन रहा है, जो आपके क्रिटिक्स हैं वो यही कहते हैं कि जब भी बाहर निकलते हैं तो तशद्दुद की पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। तो क्या जवाब देंगे उनको अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं टोटल जो लिस्ट बताऊं कि ऑलमोस्ट सिर्फ लाहौर में कम से कम कोई 12 जगहों पे, लाहौर में 12 जगहों पे हमारी रैलीज निकली, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे बलूचिस्तान में निकली, फिर हमारे कराची में, बाकी जगहों पे निकली, KP में निकली, इस्लामाबाद में हुई, पिंडी में हुई, हर जगह हुई। अच्छा, अब कमिंग टू द कराची वन, अगर आप कराची की फुटिंग जरा देखें और उस लिहाज से देखें तो आपको पता चलता है कि 3 तलवार पे आके पुलिस वालों ने आके उनको रोकना शुरू किया। अच्छा, उसको जरा गौर से देखिए, आपको पता चलता है उनके साथ बाउजर भी थे, जो कि वो वाटर कैनन्स थे, वो भी उनके साथ थे। हुमायूं साहब, ये बिल्कुल देखें ना, अगर आप ये फील कर रहे हैं कि कैंपेन में इतनी रुकावटें हैं, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लेते? जिस तरह से हमने देखा कि परवेज इलाही का मामला हो, सनम जावेद साहिबा का मामला हो, इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिली वहां से, तो आप अब जा ही नहीं रहे, दरवाजा खटखटा ही नहीं रहे, तो आपको लगता है कि इसके बाद कोई और रास्ता बचता है? सर जी, एक मिनट है, हर हाई कोर्ट ने, पंजाब के, KP के, सिंध के, हर हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि इनको इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। आपको वो जो दरखास्त वापस ले ली ना आपने? नहीं, वो दूसरी चीज थी, वो एक और चीज थी। ये उनको कहा गया हुआ है, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, सबने कहा हुआ है कि आप लोगों ने किसी को रोकना नहीं है। वो हमारा दरखास्त जो थी लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो दूसरी चीज थी जो हम कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल ये एक नॉर्म है। अगर हम लोग आज वो करते, वो लोग करते हैं 4 दिन बाद लगाते, 5 दिन बाद लगाते, तो हम 4-5 दिन तक कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहां भी जो बैनर्स लगते हैं, वो रात को सुबह सवेरे जो म्यूनिसिपैलिटी वाले हैं वो आके उतार के ले जाते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह ये हो रहा है। आप देखा होगा कि हर एक के बैनर लगे हुए हैं, मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लगाते हैं, ये लोग उतारते हैं, वो लगाते हैं, ये लोग उतारते हैं, और कितनी दफा वो किए हुए हैं। अगर हम लोग हर एक चीज के ऊपर कि जी आज वो बैनर उतार के लेकर जाए, सुप्रीम कोर्ट जाओ, आज फलाना हो रहा है, हाई कोर्ट जाओ, आज फलाना हो रहा है, फलानी जगह जाओ, ठीक है, अगर यही तरीका करना है तो उससे बेहतर है आप एक काम करें ना, आप लोग सिंपल डिसाइड करें और कहें कि जी कोई इलेक्शंस नहीं है, ये हमने एक स्पेशल चाइल्ड मंगवाया है लंदन से, जो पढ़ भी नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता। अच्छा। हमने इसको मिनिस्टर बनाना है, क्योंकि ये हर वो काम करेगा जो हम कहेंगे। चले मंशूर पे आ जाते हैं। मंशूर पे PTI ये कहती है कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा वजीर आजम का। अब ये वेस्टमिनिस्टीरियल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें कैसे ये स्पेस बनेगी? ये सदारती निज़ाम का जो एक खासा है वो आप यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे? सर देखिए, बात ही हो जाती है, ये हमारा एक प्रपोजल है। हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर एक खास प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के अंदर पिछले 1980s ऑनवर्ड्स, 1984 ऑनवर्ड्स, जब ये क्या कह सकते हैं, छांगा मांगा की सियासत शुरू हुई थी, तो पाकिस्तान में एक खरीदो फरोख्त की सियासत हो गई थी। और खरीदो फरोख्त की सियासत इसलिए हो गई थी कि हमारे बिजनेसमैन बाज लोग आ गए थे और वो सिवाय खरीदो फरोख्त के कुछ नहीं जानते। कुछ लोग जो थे वो ब्लैक के टिकट बेचने वाले थे, वो लोग बीच में आ गए। जब ये लोग सारे आ गए तो इन लोगों ने वही कारोबार जिसके ये माहिर थे, वही कारोबार इन्होंने पॉलिटिक्स में डाल दिया है। उस पॉलिटिक्स की वजह से आज पाकिस्तान में सेनेट के टिकट, सेनेट की सीट्स हो कि कोई और लोगों, तो वहां पे बनिस्बत आइडियोलॉजी के वहां पे पैसा चलता है। हम लोगों ने पहले ही सेनेट में कहा था कि ओपन वोटिंग हो, ताकि हम डिस्करेज करें। हमारे 20 MPAs को हम लोगों ने खड़े खड़े निकाल दिया था, और ये कोई आसान काम नहीं होता कि हमने इलेक्शन से सिर्फ 3 महीने पहले हमने खड़े खड़े निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने पार्टी वायलेशंस की थी और उन्होंने पैसे। वजीर आजम के इलेक्शन में भी पैसा चलता है, आप कह रहे हैं? सर आपका क्या मतलब है? वजीर, ये अभी जो हुआ सिंध हाउस हुआ था, ये किसका इलेक्शन था?
वजीर आजम का ही इलेक्शन था ना, उसमें पैसा नहीं चला, उसमें लोगों को आप लोगों ने इन काइंड या इन वो नहीं किया, किसी को आपने कहा कि हम टिकट देंगे, ये राजा रियाज को आज टिकट क्यों मिले हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? ये सारी की सारी जो वो लोग आप बना रहे हैं आईपीपीज के साथ और परवेज खटक के ग्रुप के साथ, ये जो अपने अलायंसेस बना रहे हैं, वो किस बेसिस पे बना रहे हैं? ये जो सिंध में जो है एमक्यूएम के साथ कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? ये जो जेयूआई के साथ कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? ये सारे इसी बेसिस पे कर रहे हैं कि इन लोगों ने वहां कॉम्प्रोमाइज किया है, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग में यह था कि हम कैसे उस शख्स को हटाएंगे जिस शख्स के ऊपर कोई करप्शन चार्ज नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद तो सारे करप्शन पे निकलते रहे, तो उसको इन लोगों ने कोई और चीज नहीं था। चलें, वैसे तो वो सिंध हाउस वालों ने वोट नहीं दिया, एमक्यूएम के लोगों ने आपसे वादा खिलाफी कर दी होगी, उससे हुआ। ये बताइए कि 4 साल जो असेंबली एक मिनट है वोट इसलिए नहीं दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजाइन दे दिया तो वहां पे वोट की नौबत नहीं आई। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजाइन ना देती और वो कॉन्टेस्ट करती है तो फिर ये लोग वोट देते। चलें, ये बताइए, ये 4 साल की असेंबली के पीछे क्या फिलॉसफी है? आगे इतनी इंस्टेबिलिटी है कि 5 साल पूरे नहीं होते, आप उसको भी 4 पे ला रहे हैं। देखिए, इस तरह है कि हम लोग प्रॉब्ली इतने मैच्योर अभी नहीं हुए कि हम लोग 5 साल वेट कर सके। अगर आप जनरली देख लें, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें और उसके स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, तो ज्यादातर जो गवर्नमेंट्स हैं वो 3.5 साल 4 साल 3 साल के अरसे में वो लोग उन लोगों को मतलब हटा दिया गया है, सब कुछ कर दिया गया फॉर वट एवर रीजन, राइट और रॉन्ग, मैं उसके मेरिट पे नहीं जाता हूं। तो हम ये समझते हैं अगर हम 4 साल करेंगे तो 4 साल वुड बी अ बेटर थिंग। उसमें एक चीज ये होगी कि जरा जल्दी जल्दी वो चेंज होगी, गवर्नमेंट होगी। एंड नंबर 2, मैं पर्सनली भी ये समझता हूं अगर हम लोग मुख्तलिफ डेमोक्रेसीज देखें, इवन यूके में बहुत सारी जो है ना वो 5 साल नहीं पूरा करती हैं, वो उससे पहले चले जाती हैं, इश्यूज आ जाते हैं। सो यू माइट एज वेल कट इट डाउन टू 4 years और उसमें एक किस्म का वो जो है ना क्रिस्प एंड जो होता है ना स्टेबल किस्म की चीज आपके पास आ जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे और कहना उनका यही था कि जो एहतजाज किए गए उसमें दरअसल पुलिस की तरफ से हाई हैंडेडनेस दिखाई गई, इसीलिए रिएक्शन आया। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये की कि चूँकि जो पार्लिमानी सियासत है उसमें कारोबारी अफराद का एक बहुत बड़ी इजारादारी है, इसीलिए हम चाहते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन हो। एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद सहाफ़ियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की जो समाअत थी उसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। FIA की तरफ से तकरीबन 65 नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें 47 सहाफ़ी शामिल थे और अदलिया मुखालिफ कैंपेन की एक्यूजेशन थी। इसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और आज ये नोटिस FIA की तरफ से वापस लिए जाने का हुक्म सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलखसूस चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि नाजायज़ तनकीद भी अगर आपने मुझ पर करनी है तो कर लें, क्योंकि आज़ादी इज़हार राय है इस मुल्क के अंदर। और फौरी तौर पर हुक्म दिया गया है कि FIA की तरफ से जितने नोटिस जारी किए गए थे उनको वापस लिया जाए। तो इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, बताइएगा कि जो सहाफ़ियों को नोटिस भेजे गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि वापस लिया जाए और आज़ादी इज़हार राय है पाकिस्तान के अंदर, तो अब तो कोई जवाज़ नहीं बनता ना एंटी अदलिया कैंपेन का। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि फ़ैसले पर तनकीद करनी चाहिए, बिल्कुल मेरा भी हक़ है, आपका भी हक़ है। लेकिन जो ज़ाती किरदार कुशी है, ज़ाती कंडक्ट पर, ज़ातियात पर बात करना या इल्ज़ाम लगाना वो गलत है, और झूठे इल्ज़ाम लगाना वो गलत है, पगड़ी उछालना वो गलत है, और एक प्रोपेगेंडा या एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा गलत है। और ये कोई भी तनकीद से बालातर नहीं होता। जब जज का फ़ैसला आ जाता है तो उस पर बात करनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये फ़ाइज़ ईसा काजी साहब का ये 3 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है, ये स्याह तरीन फ़ैसला है, ये तारीख़ के कूड़ेदान में सबसे ऊपर होगा। लेकिन मेरे लिए तीनों अरकान मोहतरम हैं, मगर मैं उनके फ़ैसले पर हमेशा बात करूँगा। दूसरी बात यह है कि आज़ादी इज़हार राय का हर एक को हक़ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन आज़ादी इज़हार राय मादर पिदर आज़ाद नहीं होनी चाहिए, एजेंडा बेस नहीं होनी चाहिए। खुद ही मुद्दई, खुद ही वकील, खुद ही गवाह और खुद ही जज नहीं बनना चाहिए। और इसी तरह हुकूमत को, किसी हुकूमती इदारे को भी ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो किसी और एजेंडे के तहत या किसी और चीज़ के तहत किसी और चीज़ का बहाना बनाकर
वो नोटिस जारी कर दें। और तीसरी और आखिरी बात है कि ये अधूरे नोटिस थे। मुझे खुशी होती अगर मौलाना फजलुर रहमान एंड कंपनी, शहबाज शरीफ एंड कंपनी, मरियम नवाज़ एंड कंपनी और इन सारों को भी बुलाया जाता जिन्होंने जजेस की वाकई किरदार कुशी की, जिन्होंने वाकई झूठे इल्ज़ाम लगाए। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक वज़ीर दाखिला होता है हुकूमत का, एक ऑडियो आती है एक जज साहब की और वो फ्रांजिक किए बगैर, उसकी तस्दीक किए बगैर, किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला देता है और मुतस्सब जज और साजिशी जज और जलसों में सिटिंग जजेस की जो सर्विंग जज हैं उनकी तस्वीरें चलाकर और उन ले जाना। और वो मदर इन लॉ, अगर वो मदर इन लॉ की ऑडियो थी तो क्यों नहीं फ्रांजिक करवाई गई, क्यों नहीं अगर उसका कोई वो आता है उसको सज़ा या जज़ा हुई। तो ये जो किरदार कुशी हुई ये अधूरे थे, नीचे से नहीं ऊपर से देखना चाहिए था और इसका तदारक होना चाहिए था। अच्छा, और ये भी ज़रूर है कि प्लीज़ अल्लाह के नाम पे अब आप ये सोशल मीडिया इसकी हदूदो क़यूद वाज़े कर दें, इसकी बाउंड्रीज़ वाज़े कर दें, इसकी रेड लाइंस वाज़े कर दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इसको बंद कर दें या जो चीज़ पसंद ना है उसको बंद कर दें। अच्छा, और जो सियासी हालात हैं भट्टी साहब, ओवर द वीकेंड हमने देखा कराची के अंदर जो कुछ हुआ, फिर पीटीआई के कारकुनान की झड़पें हो गईं और दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवारों का होना इतने बड़े नंबर में जो कि डिफरेंट सिंबल्स के साथ आ रहे हैं। चौहान साहब ने यह भी बता दिया कि लोग आईपीपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, कब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू हो जाएंगे और वो सिर्फ तहरीक इंसाफ से जीतेगा जिसकी कमिटमेंट हो चुकी होगी। तो इसके बाद अब क्या तसव्वुर करें हम? पहली बात तो ये है कि हम सारे ऐसे ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे मोहतरम राजा रियाज साहब को। उन्होंने अगस्त में बता दिया था कि जब पीटीआई इलेक्शन में जाएगी उसके पास बल्ला नहीं होगा। फैसल वाउडा साहब ने 2 महीने पहले बता दिया था कि भाई पीटीआई के पास बल्ला नहीं होगा और आज़ाद और इलेक्टेबल्स की बड़ी अहमियत होगी। अब मोहतरम फ़याज़ुल हसन चौहान साहब फरमा चुके हैं कि वही जीतेंगे जो कमिटमेंट करेंगे और उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ जाएंगे, बचे खुचे जरदारी साहब ले जाएंगे। अब मुझे बताइए कि जो ये शुक्रिया अदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, फ़ाइज़ ईसा काजी बेंच का, जिनके फैसले में आइन पर इलेक्शन एक्ट भारी पड़ा और 14 वोटर अकबर एस बाबर समेत जो थे उन पर वो भारी पड़े करोड़ों वोटर पर। अब मुझे बताइए इसको आप इलेक्शन 2024 कह सकते हैं? ये तो एक सिलेक्शन 2024 है और ये एक मुतनाज़े किस्म की सिलेक्शन 2024 है। अगर बिलावल साहब का ये गुमान है भट्टी साहब के आज़ाद उम्मीदवार उनकी तरफ आ जाएंगे या वाकई कोई अपील पैदा की है तहरीक इंसाफ के वोटर में उन्होंने? किन का गुमान है जी? बिलावल साहब का। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलावल साहब। वो उनके वालिद साहब इस पाकिस्तान की फार्मूला रेस के सबसे बड़े चैम्पियन हैं। जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ के आप भी मोतरफ होंगे और मैं हैं और हम सारे ही हैं। तो जब और इस मंडी के भी हम सारे हैं कि ये जब मंडी लगती है तो फिर साहब, लेकिन इस बार तो दर्जनों जहाज़ मुझे लगता है परवाज़ करेंगे। ये तो पहले से तो भूल जाएंगे वो कहानियाँ हम तो। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था, सिर्फ एक सिंपल सी कर रहा था कि अगर रियासत समझती है, देखिए मैं आप हम सारों ने मजम्मत की 9 मई की। 9 मई एक स्याह तरीन दिन था, 9 मई नहीं होना चाहिए था। 9 मई और फ़ौज को मीर जाफ़र, मीर सादक कहना, डर्टी हैरी, न्यूट्रल को गाली बना देना और फिर उसके बाद साजिशी और फिर उसके बाद जो पूरा बयानिया, फिर 9 मई, फिर शोदा, फिर हमले, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 9 मई के किसी मुल्ज़म और मुजरम को बचना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं, तो अगर आप रियासत समझती है मेरी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीयत मजमूई सियासी जमात नहीं है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, तो खुदा के लिए पाबंदी लगा दें। क्योंकि उसकी वजह यह कि बाकी भरम तो रह जाए ना, इस आइन का कुछ भरम रह जाए, इंसानी हकूक़ का कोई भरम रह जाए, चादर चार दीवारी का कोई भरम रह जाए, इलेक्शन का कोई भरम रह जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई भरम रह जाए, असूल मंतक अखलाकियात का कोई भरम रह जाए, इस डब्बाबंद जमहूरियत का कोई भरम रह जाए, वोट की इज्जत का कोई भरम रह जाए, सिविलियन बालादस्ती का कोई भरम रह जाए, हमारे मुल्क का कोई भरम रह जाए, हमारी कौम का कोई भरम रह जाए।
क्योंकि रोज बदबूदार निज़ाम ये एक्सपोज होता है। आप मुझे सोचिए कि गुज़श्ता रोज क्या हुआ। एक तरफ सारे, कहीं सराजुल हक और मकबूल सिद्दीकी कराची में लगे हुए थे, बिलावल कुछ 4000 कुर्सियां भर के लियाकत बाग में थे, और नवाज शरीफ साहब सियालकोट में थे, कोई कहीं था। 13 जगह पे पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही थी, और पुलिस क्या कर रही थी, मेरे टैक्स से, मेरे पैसों से जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो मेरे बहन भाइयों को कुट चाड़ रही थी। वजह के इलेक्शन के 10 दिन पहले वो रैली निकालना चाहते थे, पुरअमन रैली निकालना चाहते थे। चूंकि मंशूर की भी अब बहस जोरों शोर से जारी है, और पीपल्स पार्टी कह रही है 250 से 300 यूनिट फ्री हो जाएंगे, जो कि 60% बिजली सारिफीन बनते हैं। पीटीआई कह रही है कि 4 साल की मुद्दत की असम्बली आनी चाहिए और डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए पीएम का, जिसकी गुंजाइश वैसे पार्लिमानी निज़ाम में मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखी। नून लीग ने तो बुलंदो बांग दावों का अंबार लगा रखा है। वो ये कह रहे हैं कि हम 6% ग्रोथ पे ले आएंगे, हम महंगाई को सिंगल डिजिट में ले आएंगे, हम पूरी दुनिया से ताल्लुकात को बेहतर कर लेंगे, सोलर पार्क बनेंगे, ग्रीन एनर्जी आएगी। आपको ट्रस्ट है किसी के मंशूर पे तीनों पार्टीज़ में से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेचारी को तो निकाल देना, उनका तो कोई ना काबिल ज़िक्र सियासतदान बचा है, ना उनके पास इतना वक्त बचा है कि वो मंशूर बनाएं या मंशूर पर तवज्जो दें। वो तो बल्ले और बल्लेबाज और कप्तान और टीम और प्लेइंग फील्ड में ही गुम है। आप और वैसे भी निकाल दें, क्योंकि जो सूरत लग रही, अगर कोई 8 फरवरी को इस कौम ने सरप्राइज़ ना दे दिया तो वो अलहदा बात है, वरना मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ इस वक्त किसी सूबाई सतह पर भी किसी इक़्तिदार की करीब है। अच्छा। जो 2 इक़्तिदार की पार्टियां हैं जिन्होंने एक जो दावेदार है 4थी मरतबा वज़ारत उज़्मा की, और दूसरे हैं पीपल्स पार्टी वाले। अब पीपल्स पार्टी की इब्तिदा हुई थी, मुख्तसर करके बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की इब्तिदा हुई थी रोटी कपड़ा और मकान से। 1970 में भुट्टो साहब ने कहा था। बिलावल भुट्टो आज भी वही बेच रहे हैं। और इस सिंध की कोई एक यूनियन काउंसिल मुझे बता दें, लाड़काना ही बता दें, या रोटी कपड़ा और मकान है। बाकी बिलावल का ये कहना कि IMF आपको कह रहा है कि आपको अगले 3 साल में 72-73 अरब डॉलर चाहिए, और बिलावल कह रहा है मैं तनख्वाहें डबल कर दूंगा, जिसका कर्ज में जकड़ा हुआ है बाल इस मुल्क का। कलामी की माजरत भट्टी साहब, लेकिन वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मेरे से डिबेट करें, गम्बट की तरह का अस्पताल दिखा दें पूरे पंजाब में, तो वो तो बात भी करने को तैयार हैं, कर नहीं रहे नून लीग वाले उनसे। जी, जिस हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया है वो वाकई बहुत अच्छा है, और लेकिन इस सिंध पूरा उस एक अस्पताल में नहीं है। उसके अलावा इनके मिसाक जमहूरियत में, इनकी 18वीं तरमीम में मुफ्त तालीम थी, मुफ्त सेहत की सहूलतें थीं, और बाकी पूरा जो कराची कूड़ा ज़दा, सखर सीवरेज ज़दा और बाकी मक्खियों ज़दा है, और जो हाल है अच्छा। और 300 बिजली यूनिट मुफ्त, और 30 लाख घर, और तनख्वाहें डबल, ये ज़िंदगी भर नहीं कर सकते बिलावल। अच्छा। मुस्लिम लीग नून देखें, इनका मंशूर पहले था कि मुल्क को एशियन टाइगर बनाना है, उसके बाद पता नहीं खुद टाइगर बन गए, टाइगर ही रह गया, एशियन तो हम तो गए। उसके बाद था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, और फिर जब ये आखिरी छोड़ के गए, ये 16 महीने की हुकूमत के, कर्ज लो और मुल्क संवारो। और अब अगर आपको इस कौम को, ये हैं असल मसाइल की जड़, ये 2 पार्टियाँ, इन्होंने इस मुल्क को कंगाल किया, इन्होंने इस मुल्क को कशकोलिस्तान बनाया, ये है जमहूरियत के लिए असल खतरा। और भट्टी साहब ये भी कहा कि नैब ख़त्म कर देंगे, 62-63 को असल हालत में बहाल करेंगे। भाईजान, मैं वो उसी तरफ आ रहा था कि जिनको हम समझ रहे हैं ना कि ये हमारे मसाइल हल करेंगे, असल हमारे मसाइल ही ये हैं। जिनको हम समझ रहे हैं ना कि हमें जमहूरियत बहाल करके देंगे, ये असल जमहूरियत की राह में रुकावटें ये हैं। आप अगर इस मुल्क के लोग 16 महीने की इन दोनों की मुश्तरका हुकूमत के बाद भी इनसे कोई मंशूर और अच्छी तवक्को रख के बैठे हैं, तो वो इनको उनको सलाम है, उनकी सब्र और बर्दाश्त को। बाकी जहाँ तक नैब है, वो मिसाक जमहूरियत में भी था कि ख़त्म करना है, वो बाद में भी था ख़त्म करना है, और दोनों की हुकूमतें रही, नहीं कर सके। और उसके बाद 62-63 के ख़त्म करने से, क्योंकि खुद फंसते हैं, उससे मुझे क्या लगे, मेरी घर में कौन सी गैस आ जानी है, बिजली आ जानी है। और 62-63 मेरा ख्याल है उसकी कुछ शिकों को चेंज करने के बाद इसको रहना चाहिए। खुदा के लिए इस मुल्क के जिन्होंने इस मुल्क को संभालना है, वो झूठे हों, वो 2 नंबरी करें, वो फ्रॉड करें और पकड़े जाएं, और उसके बाद भी उनसे ना पूछा जाए, तो इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं। ठीक है, वक्त ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही था कि ये रिफॉर्म एजेंडा जो मैनिफेस्टोज़ की सूरत में लेकर आ गए हैं,
इसके बाद भी भट्टी साहब के अकॉर्डिंगली इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन पार्टीज़ का वो ये है कि बजाते खुद बहुत से मसाइल इन्होंने क्रिएट किए। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।